क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है बिंदुओं P1, -2 और Q -3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को अनुपात 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक दी जाती है। मतलब एक PQ ये रेखाखंड दिया हुआ है और हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे PQ के ये 1:2 के अनुपात में बांटता है। हम इस पॉइंट का नाम O देते हैं। अगर इसका हमको निर्देशांक नहीं पता तो x, y मान लेते हैं। O निर्देशांक PQ को 1:2 के अनुपात से बांटता है, तो हमें O का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं देखते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला OX, Y का फॉर्मूला अगर कोई इंटरनली डिवाइड मतलब अंत विभाजित करता है, अगर कोई m मतलब अगर इसको हम लोग बोले ये m है और ये n है, m अनुपात n में कोई रेखाखंड को विभाजित करता है, तो वो उसके ये इस पॉइंट का निर्देशांक का फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस m और n यहाँ अनुपात है। उसी तरीके से ये x कोऑर्डिनेट पहला कोऑर्डिनेट निकलेगा और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस 1 ये x, y का आपका कोऑर्डिनेट है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग आगे क्वेश्चन 100 को सॉल्व करते हैं। देखिए x, y हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये x, y हम लोग निकालेंगे। हमारा यहाँ इसमें मेरा m/n = 1:2 है, तो मतलब m का मान 1 है और n का मान 2 है। m का मान हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं, m इंटू x2, मेरा x2 का वैल्यू हो जाएगा -3, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस n का मान हो जाएगा मेरा 2 इंटू x1 का मान हो जाएगा 1 बाय m प्लस 1 मतलब 1 + 2 कोमा ये x का कोऑर्डिनेट निकलेगा m का मान मेरा 1 है और y2 का मान 4 है। ये देखिए ये वैल्यू x1, y1 हुआ, ठीक है। ये 1 का मान x1, y का मान -2। उसी तरीके से इस वैल्यू का मतलब x2, y2 हुआ। ये मेरा x2 हुआ और ये y2 हुआ। तो मैं m का मान 1 इंटू y2 का मान 4 प्लस n का मान मेरा 2 इंटू y1 का मान -2 बाय m प्लस n। अब ये मेरा ब्रैकेट, इसको हम लोग बंद करते हैं। ये पूरा एक कोऑर्डिनेट है मेरा, तो -3 + 2 बाई 3 कोमा 4 -4 बाई 3 ये कोऑर्डिनेट हुआ। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। -3 + 2 -1/3 कोमा 0/3 और इसको हम लोग और सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं -1/3 कोमा 0। ये मेरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का आंसर निकला। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का आंसर -1/3 कोमा 0 आंसर निकला। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें कहा जा रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पे प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा कोई चतुर्भुज जिसके कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो किंतु असमान हो। तो समांतर हो किंतु असमान हो, और यहाँ दिया हुआ भी कि AB पैरेलल है DC के, AB समांतर है DC के, समलंब चतुर्भुज बनाते हैं जिसमें कोई भी दो भुजा लेते हैं और वो समांतर बनाने की कोशिश करते हैं और वो असमान हो। तो ये हम दोनों, ये हम मान लेते हैं ये A, ये B, ये C और ये D है। जहाँ पे AB पैरेलल है DC का और AC विकर्ण है, BD भी विकर्ण है और जो कट करती है, प्रतिच्छेद करती है बिंदु O पे। अब हमें ये इसमें क्या दिया होगा, हम इसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे दिया हुआ है, हमें दिया हुआ कि AB पैरेलल है DC के, ठीक है। AB पैरेलल है DC का और ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये लिख लेते, ये हम लोग लिख लिए। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, वो लिख रहे हैं। सिद्ध करना है कि ट्रायंगल DOC समरूप है ट्रायंगल AOB। अब इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। प्रूफ देखते हैं हम लोग। देखिए आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि AB पैरेलल है DC के, तो हम लोग एक चीज हम आपको समझा सकते हैं कि जब आपको एक अलग से भी समझा है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका अगर कोई लाइन अगर इस तरह से कट करता है तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो उसी तरीके से इस फिगर में DC और AB पैरेलल है, तो ये एंगल CDB और एंगल ABD ये बराबर हो गए एकांतर कोण से। और ठीक उसी तरीके से ये कोण एंगल BAC
सी और एंगल डी सी ओ, ये दोनों एंगल ए बी बराबर है, पैरेलल है डी सी के, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी एक बराबर है मेरा ए सी डी के, और हम इसके ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण पैरेलल है क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एंगल ए ओ बी, हम बता रहे कि ये कौन सा एंगल है, डी ओ सी, ये देखिए ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख वर्टिकल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं ये भी एकांतर कोण, क्योंकि सी डी ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो अब अब इसमें क्या क्या दिखाए हैं वो आपको एक समरी बताना चाहते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं अभी तक। देखिए हम लोग ये डी एंगल ये बी एंगल के बराबर दिखा दिए, ये ए एंगल सी एंगल के बराबर दिखा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल सी, ये दोनों एंगल को हम लोग बराबर दिखा दिए हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ए सिमिलरिटी से, ए समरूपता से, यहाँ लिखते हैं हम लोग ए समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी डी ओ या डी सी ओ, जो दिया हुआ डी ओ सी और त्रिभुज ए ओ बी समरूप होता है ए समरूपता से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको कैसे बनाना है कि एक वृत्त दिया हुआ है, इसके सेंटर को हम लोग यहाँ पे सी मानते हैं, और आपको दिया हुआ है, गिवन है, हम लोग बिहार बोर्ड में अगर हम बच्चे को लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, दिया हुआ है कि वृत्त की जीवा की लंबाई, ऐसे हम लोग लिख लेंगे वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो सेंटर के वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम लिखना है, सिद्ध करना है कि एंगल वृत्त के केंद्र, अगर हम इसको फोटो बनाए, देखिए ये अगर हम ये मान लेते कि वृत्त की जीवा की ये वृत्त की जीवा बी है, तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, आपको यही प्रूफ करना है, कि वृत्त के एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना। आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए इसको प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है, आपको इसको हम प्रूफ करते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, आपको दिया हुआ कि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो आपकी वृत्त की, आप जानते हैं कि वृत्त की सारी त्रिज्या की लंबाई समान होती है। तो यहाँ जो वृत्त की दो त्रिज्या ए सी इक्वल टू बी सी है, इसको हम आर मान लेते हैं, इस लाइन को आर मानते हैं, तो ये भी आर होगा। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये वृत्त की जीवा के बराबर, ये ए बी के भी बराबर, ये आपका जीवा है और जो बराबर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मेरा ये भी मेरा आर हो जाएगा। और अब जब तीनों समान, एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी में आपकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो गई, तो वो समबाहु त्रिभुज हो गई, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी हो गया। तो इसीलिए तीनों भुजा बराबर हो गया, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब हमको और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल समान होते हैं। तो अगर समबाहु त्रिभुज है, तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ए, अब देखिए अगर त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा समान होती हैं और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, मतलब एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए तीनों बराबर है। और हम दूसरे एक त्रिभुज के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम योग 180 डिग्री होता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं इम्प्लाई करके, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ ब्रैकेट हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग इसको लिख दिए, और हमें दिखाना है कि तीनों कोणों का योग बराबर है, तीनों बराबर है। तो हम यहाँ हम सबको सी के बराबर लिख सकते हैं। तो एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं 3 टाइम एंगल सी बराबर 180 डिग्री, इम्प्लाई एंगल सी बराबर 180/3, तो 60 डिग्री हुआ इसका आंसर। आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल सी 180 डिग्री होता है।
तो इसको हम लोग कुछ ऐसे प्रूफ लिख सकते हैं। देखिए आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल BAC बराबर 60 डिग्री, हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो इसमें हम लोग कैसे कैसे प्रूफ किए, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाए हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि त्रिज्या के बराबर की जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। हम लोग वृत्त के ये AC और BC को त्रिज्या माने और जानते हैं कि वृत्त की सारी त्रिज्या की लंबाई समान है, तो इसको R माने, इसको भी R माने। और हमें दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या जीवा के बराबर होती है, R होती है। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा बराबर हो गया। और जानते हैं कि वृत्त की समबाहु त्रिभुज का तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, सारे एंगल सेम होता है। तो एंगल C प्लस एंगल C प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री हो गया। 3 टाइम्स एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल C 180 बट्टा 3 60 डिग्री। और हमें इस क्वेश्चन में यही 60 डिग्री का कोण बनाती है प्रूफ करना। इस तरीके से हमने ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin a into cos a बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेबस में हमारा दिया हुआ है उस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर इस क्वेश्चन को प्रूफ करें तो हम लोग इस प्रोसेस को चुन सकते हैं कि ये tan a इक्वल टू 1 हमारा दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan a इक्वल टू, और 1 जो मान है वो tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री, और तब हम a बराबर जो मान है वो 45 डिग्री हम बता सकते हैं कि a का मान हमारा 45 डिग्री है। अब जो प्रूफ करना है 2 sin into cos a बराबर 1, अगर उस पर हम आए तो 2 sin a, यानी कि यहाँ पर a का मान हम 45 डिग्री रखते हैं, और इंटू cos a, और cos a का भी मान 45 डिग्री। अब ये 2 sin 45 डिग्री का मान हम जान रहे हैं 1/√2, और cos 45 डिग्री का मान भी ये हमारा 1/√2, तो 2 इंटू 1/2, और ये 2 to कैंसिल हो गया, हमारा मान आया 1, और ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 2 sin a और इंटू cos a बराबर 1, और अगर यहाँ पे हम देखें 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, एडवांस रूप में एक फार्मूला होता है, और ये फार्मूला है यानी कि 2 sin a cos a, ये sin 2a के बराबर होता है। और sin 2 को अगर हम 10 के रूप में कन्वर्ट करें तो ये फार्मूला होता है हमारा 2 tan a और बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब यहाँ पे अगर हम 2 tan a, क्योंकि हमको tan a का मान दिया हुआ है 1, तो यहाँ 2 इंटू tan a का मान हमारा 1, और फिर ये 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यानी कि 1 स्क्वायर, tan a का मान 1 और इसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2 बटे ये 1 प्लस ये 1, और हमारा 2/2, और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो बराबर 1। और यही हम लोगों को प्रूफ करना है, 2 sin a बराबर हम लिख सकते हैं प्रूफ। तो आप इसको या तो पहले वाले मेथड से आप यूज करके सिद्ध करें, या इसको इस मेथड से आप अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है, और वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, या तो इसका मान डालकर हम लोग हल करें, लेकिन हमको लग रहा है कि टाइम अगर हमारा बचेगा तो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला को यूज करते हैं, 1 लिखते हैं, और tan स्क्वायर 30 डिग्री, और हम जान रहे हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और स्क्वायर है स्क्वायर, और cos 90 डिग्री का मान हमारा 0, यानी कि 0 स्क्वायर, कोई ये 0 स्क्वायर वो 0 ही हुआ। अब ये 2 इंटू 1 ये हमारा 2, और 1/√3 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा 1/3, और प्लस ये 0, और ये 2/1, और ये हमारा 1/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3, और इसको जोड़ेंगे तो ये 1/3 ही रहेगा, तो ये 6/1, तो ये हमारा 6 लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हुआ। सिद्ध करें कि ये हमको
प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है सेक टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a सेक स्क्वायर a और इक्वल टू 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर। यहाँ पे LHS साइड को लेकर आगे बढ़ते हैं, LHS साइड, और वो है हमारा सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर a। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a पर स्क्वायर, तो ये सेक 4a के बराबर होगा और माइनस सेक स्क्वायर a। अब अगर हम चूंकि हम लोगों को सिद्ध करना है ये 10 के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर देते हैं 10 के फॉर्म में, और हम जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर a और इसके होल स्क्वायर और माइनस सेक स्क्वायर a, ये भी हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 10 स्क्वायर a। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आ जाता है। अगर इसको तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर, ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 10 स्क्वायर a लिखते हैं और प्लस 10 स्क्वायर a का ये होल स्क्वायर एंड b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड a की जगह पे 1 और फिर ये b प्लस 10 स्क्वायर है और फिर ये माइनस, अब ब्रैकेट को, अब इसको हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ये 1 प्लस 210 स्क्वायर a और प्लस 10 टू द पावर 4a माइनस 1 और माइनस ये 10 स्क्वायर a। अब यहाँ पे ये माइनस 1 और ये कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पे 210 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a दोनों एक तरह का टर्म है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर a और फिर प्लस 10 टू द पावर 4a, 10 स्क्वायर प्लस 10 4a, और यही हमारा RHS के बराबर हो गया और यही हमको प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हुआ। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। और हमारा मानना है कि जब भी मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाया जाए तो फिगर कम से कम दिया जाए, तो उससे एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा फीडबैक मिलता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है। ये मान लीजिए कि ये पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या ये 19 सेंटीमीटर है और ये दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इन दोनों वृत्त को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनता है और ये हमारा एक तीसरा वृत्त, और जिसकी त्रिज्या हमको नहीं मालूम और यही हमको निकालना है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इन यानी कि नए वृत्त की परिधि का जो मान होगा इन दोनों अलग अलग परिधियों के योग के बराबर है। तो हम क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग कि नए वृत्त की परिधि डायरेक्ट अगर हम आए तो ये 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, यानी कि अगर हम इसको r1 माने और इसको r2 माने तो ये 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस r2 और r इक्वल टू 2 पाई r1, हम यहाँ पे ये 19 सेंटीमीटर और फिर r2 का मान हमारा ये 9 सेंटीमीटर, ये 2 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसलिए r बराबर हमारा 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर को जोड़ें तो ये हमारा 28 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा, r का मान 28 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हमारा 28 सेंटीमीटर होगा और यही हमको निकालना था। 18 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहे कि यदि sin थीटा बराबर 4/5 का मान दिया हुआ है तो कह रहे हैं कि 4 + 4 sin थीटा बटे 1 + cos थीटा का मान ज्ञात करें। और
साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो और हम जान रहे हैं कि साइन थीटा दो भुजा का अनुपात और वो P/H, यानी कि P का मान हमारा 4 और H का मान हमारा 5। लेकिन यहाँ पर एक भुजा हमारा मिसिंग है, पहले उसको याद कर लेते हैं और वो हमारा है B। तो B बराबर हम जान रहे हैं फॉर्मूला है √H² माइनस P² और H का मान हमारा 5, तो डायरेक्ट करें 25 और माइनस ये 16 और ये 25 माइनस 16 ये 9, B का मान और फिर B का मान हमारा 3, तो B का मान हमारा 3 निकल कर आया। अब कह रहे हैं कि आप मान ज्ञात करें किसका, ये 4 प्लस 4 साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। 4 प्लस 4 साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, हमको इसका वैल्यू मान निकालना है। तो 4 ये 4 साइन थीटा और हम जान रहे हैं कि साइन थीटा का मान हमको दिया हुआ है ये 4/5 और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हम जान रहे हैं कि ये B/H के टर्म में आता है, इसलिए ये 4 प्लस 4 चौका 16, ये 16/5 और फिर ये 1 प्लस B/H, और B का मान हमारा दिया हुआ है 3 और H का मान हमारा 5। इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये 5 हमारा और 5 चौका 20 और प्लस 16 और फिर यहाँ पे 5 प्लस 3 और बटे ये 5। तो एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा हो गया 36 और इसको 5 को नीचे लेके आते हैं और 5 प्लस 3 ये 8 और फिर ये इंटू 5, ये 5 ऊपर गया, ये 5 कैंसिल हो गया, तो 4 दूनी 8 4 9 36 और अब नहीं कटेगा, ये 9/2 ये हमारा आंसर आया और ये हमारा मान हुआ, यानी कि 4 प्लस 4 साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान 9/2। और वो है क्वेश्चन नंबर 19 और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है। कह रहे कि यदि cosec 4 थीटा इक्वल टू sec थीटा -20 डिग्री और कह रहे कि 4 थीटा न्यून कोण है थीटा -20 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे थीटा का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है कि थीटा का मान हम ज्ञात करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका पूरक कोण दिया हुआ रहे, सॉरी जो न्यून कोण दिया हुआ रहे, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 4 थीटा न्यून कोण है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी को हमको चेंज करना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, और ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हम जानते हैं कोसेक थीटा होता है, इसलिए इसको सेक के टर्म में हम कन्वर्ट किए और इधर जैसा है वैसा रहने देंगे, सेक थीटा माइनस ये 20 डिग्री। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री और -4 थीटा और इक्वल टू ये हमारा थीटा -20 डिग्री। अब ये -4 थीटा और माइनस थीटा इक्वल टू -20 डिग्री और ये -90 डिग्री। अब यहाँ पे -5 थीटा और इक्वल टू -110 डिग्री, ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। अब अगर हम थीटा का मान ज्ञात करें तो 110 डिग्री और बटे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हमारा 22 डिग्री, और ये थीटा का मान हमारा 22 डिग्री 22 डिग्री यही हमारा निकालना था, ये हमारा आंसर हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ एक चीज बोलते चले कि जितना भी प्रॉब्लम अगर आप डिटेल में हर एक्सरसाइज को देखने जाए तो हमारे इस चैनल पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के तमाम प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। अब हमारा 20 कह रहे कि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर तथा 14 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन, और हम जान रहे हैं कि बेलन एक चित्र हम लोग बना देते हैं, और यहाँ पे दे रखा है क्या कि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः, त्रिज्या ये और ये ऊंचाई ये, और 4 मीटर और 14 मीटर, ये हमारा 4 मीटर और ये 14 मीटर दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, और हम जान रहे हैं बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। और पाई का मान हम जान रहे हैं 2200 के साथ, और आर का मान हमारा 4 मीटर, तो 4 गुना 4, और एच का मान हमारा ये 14 मीटर। ये मीटर स्क्वायर और तीनों यूनिट को एक साथ हम लिखते हैं मीटर क्यूब। 7 गुनी 14, ये कटा हमारा ये 22, और फिर 4 चुका 16, 16 गुनी 32, और 704, ये हमारा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और यही हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज हम जान रहे हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा मान लेते हैं ये ए बी सी और ये त्रिभुज है, तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 12 सेंटीमीटर, और ये भी 12 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल मांग रहा है, और हम जान रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, हाँ, समबाहु त्रिभुज बराबर ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर हम लिखते हैं। तो √3/4 और ए का मान हमारा 12, ये गुना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा 4 किया 12 और 12 किया 36, 36 √3, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमको लिखना था। और हम जानते हैं ये हमारा वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल और वर्ग चिन्ह को हम लोग x से डिनोट करते हैं, और ये हमारा f, और लास्ट में एक चार्ट और यानी कि f इंटू x ये निकलते। अब देखते हैं वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है 0 से 10, और फिर 10 से 20, 20 से 30 और 30 40, ये हमारा दिया हुआ है। और वर्ग चिन्ह हम जान रहे हैं कि जो उच्च सीमा है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, 0 + 10 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5, उसके बाद 10 से 20, 20 10 30, और ये 15, और सब में 10 10 का डिफरेंट होगा। अगला आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये 25 निकलेगा और ये 35 निकलेगा। 40 × 70, 70 को अगर आप 2 से तो 35 × 70, ये आपका निकलेगा। अब यहाँ पे हमारा बारंबारता का मान दे रखा है, वो है 6 7 16 और 2, 6 7 16 और ये 10। अब यहाँ पे हम लोग fx की बात करते हैं, तो f × x 30, 15 से 105, और इसको गुना करते हैं 350, और 16 पंचे 80, 8, और ये 400, और हमको निकालना है इसमें से मान। तो हम जान रहे हैं a बराबर ये सिग्मा fx और बटे ये सिग्मा f, ये फार्मूला हमारा है। और सिग्मा fx इसको टोटल को जोड़ लेते हैं हम लोग, हो जाएगा कितना, ये 885, और मान हमारा 885, और सिग्मा fx का मान हमारा 39, ये हमारा मान आया, और यही हमको निकालना था। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा चौड़ा है और ये ऊंचाई है, ये हमारा 2 मीटर। ये डाटा हमारा दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बुक में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, लेकिन यहाँ पर आप ये जाने, जैसे ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट आए तो आप साइड वाले तमाम भाग को लेंगे, तमाम साइड वाले भाग को लेंगे, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग, और ये सिर्फ ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग हमारा माइनस होगा, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला पे भी हम लोग इस पर बात कर सकते हैं कि अगर किसी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम जान रहे हैं कि इसको ऐसे समझें कि ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें,
पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा, यानी कि इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट हम फार्मूला पे आते हैं। ये है फार्मूला ना 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये है फार्मूला। और हम कहते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 2 × ये LB हो जाएगा, ये ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं सर, एक मिनट रुकिए सर। ये फॉर्मूला हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि बुक में कहीं पे नहीं दिया हुआ इस कॉन्सेप्ट पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2LB और प्लस 2BH और प्लस 2HL और फिर माइनस 2LB और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारा क्या, यानी कि 2BH प्लस 2HL और यहाँ पर भी हमारा कॉमन आ सकता है 2H × B प्लस L, ये B प्लस L। अगर हम इसको एक फार्मूला के तौर पर यूज करें तो ये हमारा फार्मूला यूज हो सकता है, ये वाला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2H × B प्लस L आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब अगर हम देखें तो इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो 2 × H और H हम जान रहे हैं कि हमारा दिया हुआ है ये 2 मीटर और लेंथ है हमारा 4 मीटर और लेंथ है हमारा 6 मीटर। तो ये 2 और ये इंटू है यहाँ पे 2 × H, तो 2 × 4 मीटर ये हो गया और 6 4 ये हमारा 10 मीटर और इसको अगर सॉल्व करें तो 10 × 40 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि घनाभ का कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। और हम जानते हैं कि अंग्रेजी जो अल्फाबेट है उसमें से वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे स्वर और व्यंजन, और यहाँ पे स्वर की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी प्रायिकता का आपको मान ज्ञात करना है उसकी संभावना, तो वो फार्मूला है वो घटना को हम लोग ये मानते हैं P बराबर, तो ये फार्मूला है NE और बटे ये NS। यहाँ पे उसकी संभावना जिस घटना की बात कर रहा है और यहाँ पे कुल संभावना। पहले यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं कि एनी का मान हमारा होगा क्या। अब ये वोवेल की बात कर रहा है ना, तो ये एनी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बराबर, यानी कि अगर हम वोवेल की बात करें तो वो हमारा A, E, I, O और ये U, ये 5 लेटर हैं। तो इनकी संख्या अब गिने तो कितना आया 5, तो हम इसको 5। अब यहाँ पे कुल संभावना, तो हम जान रहे हैं कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, इसलिए N है 5 और ये टोटल मान हमारा 26 और इसमें कैंसिल होने वाला कुछ है नहीं, तो यही हमारा आंसर आएगा। कह रहे कि दो संख्याओं 16 और 28 का एलसीएम 112 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। और हम जान रहे हैं कि अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है उसमें से एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अगर हम रिलेशन देखें तो हम एक फार्मूला के तौर पर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो संख्या का एलसीएम और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो भी निकलेगा ये उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है कि एचसीएफ आप मालूम करें, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा A × B, और वो दो संख्या हमको दिया हुआ है वो है 16 और 28, तो 16 × 28 डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से, और 16 × 28 और एलसीएम हमारा है उन दोनों संख्या का वो 112, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4 × 8 11, 4 × 32 और 4 × 16 ये कटा, 7 × 28 ये भी कटा और 7 × 28, यानी कि एचसीएफ हमारा यानी कि 4 ये आंसर निकला और ये हम लोगों को निकालना था।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग 26, और ये भी प्रायिकता से संबंधित है। कह रहे हैं कि 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या है। और फिर यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि उस घटना की प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं E, तो ये हमारा NE और बटे ये NS, ये फॉर्मूला है हमारा। और कह रहे हैं कि 5 खराब बल्ब है, तो उस बल्ब को अगर हम निकालें तो टोटल पॉसिबिलिटी उसकी आएगी वो 5, और टोटल बल्ब कितना है 30, और कुल संभावना ये हमारा 30, तो 5 से 30 और यानी कि 1/6 ये इसका प्रायिकता का मान आएगा। यानी खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता यानी कि 1/6 ये हमारा आंसर आएगा। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y 2x - 4y = हमारा -24। देखो कई विधि है गोचर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का, लेकिन अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है सबसे अच्छा है कि हम लोग इसमें विलोपन विधि को यूज करें, तो बहुत आसानी के साथ हमारा इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों टर्म हमारा सेम है, एक 2x और 2x, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को बताते हैं। तो हो जाएगा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। ये घटा रहे हैं इसलिए प्लस, ये प्लस की माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया, और ये 7y और इक्वल टू ये 35 प्लस प्लस प्लस, इसलिए y = 35 बटे 7, 7 × 5 = 35, और y का मान हमारा निकल कर आया 5। अब इस y के मान को अगर इक्वेशन 1 में डालें रखने पर, और इक्वेशन 1 है हमारा 2x + 3y और इक्वल टू 11, हम 2x बराबर लिख सकते हैं 11 - 3y और 2x बराबर 11 - 3, और y का मान हम लोग निकाले कितना 5, और ये 2x बराबर तो 11 - 5 किया 15, और ये 2x बराबर -4, और ये x बराबर -4 बटे 2, 2 × 4 ये हमारा घटा, और x का मान हमारा निकल कर आया -2, और y का मान हमारा 5। ये x और y का मान हमारा निकला, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, और ये है √1 + cos A, 1 + cos A और बटे 1 - cos A, 1 - cos A और इक्वल टू cos A और प्लस cos A, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग यहाँ पे LHS साइड से चलते हैं, LHS साइड से, और √ हमारा दिया हुआ उस क्वेश्चन को एक बार 1 + cos A और फिर बटे 1 - cos A। अब यहाँ पे हम करते क्या है, ये इस टर्म में यानी कि अंश और हर में हम 1 + cos A और फिर नीचे ये 1 - cos A, सॉरी 1 + cos A। यहाँ करना क्या है, अगर इस तरह के क्वेश्चन में जो भी टर्म आपका हर में है, आप ये देखें यहाँ माइनस है, तो आपको यहाँ पे प्लस सेम रखना है, लेकिन सिर्फ प्लस कर देना है, अंश में भी और हर में भी। ये हमेशा, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस से अंश और हर में भी ना करते। अब देखते हैं क्या होता है, ये 1 + cos A 1 + cos A ये 2 बार आ गया, इसका मतलब है कि 1 + cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे 1 - cos A और 1 + cos A, ये फॉर्मूला याद करें, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, a + b और a - b, और हम जानते हैं कि ये 1² और माइनस cos A का होल स्क्वायर, a² - b²।
तो अगर हम फार्मूला पे तो a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 1 प्लस ये हमारा cos a का होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे 1 स्क्वायर मीन्स 1 और फिर cos a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos a का होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर a, और ये हमारा आ गया 1 से और 1 माइनस cos a, ये वाला टर्म हमारा अभी भी 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a और ये होता है हमारा sin स्क्वायर a के बराबर, और यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर है। अब क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाले टर्म में भी स्क्वायर और फिर नीचे वाले टर्म में भी स्क्वायर है। क्योंकि हमको अगर ये स्क्वायर रूट से अगर छुटकारा मिल जाए तो हमारा सिद्ध करना आसान हो जाएगा, तो इसी के लिए हमारी कोशिश है। तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a और ये बटे sin a, और इस टोटल पे हम लोग क्योंकि दोनों इससे भी स्क्वायर है और इससे भी स्क्वायर है, तो टोटल पे हम स्क्वायर देते हैं और ये हमारा ये रूट। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये बराबर हमारा आया, और जब स्क्वायर भी रहे और रूट भी रहे तब हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस ये cos a और ये बटे हमारा sin a, और इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं 1 बटे sin a और प्लस ये cos a बटे हमारा sin a, और 1 बटे sin a जानने के फार्मूला होता है cos a के बराबर, और cos a बटे sin a ये हमारा cot a के बराबर, और हम लोगों को ये सिद्ध करना था cos a प्लस cot a, यानी कि यही हमारा r के बराबर हो गया, और यही हमको प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हुआ। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये भी ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन पे आके कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। और हम इस घटना को भी मानते हैं PE, और फार्मूला हमारा होगा NE और बटे NS, ये फार्मूला। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर ये क्लियर हो गया तो आसान है काम। अगर पत्तों को अगर आप देखेंगे तो 4 प्रकार का पत्ता होता है, और अगर कलर की बात करें तो वो 2 कलर, एक ब्लैक और एक रेड कलर। और क्योंकि अगर हम बादशाह की बात करें तो हर पत्ते में एक एक बादशाह होता है, क्योंकि यहाँ पे लाल रंग की बादशाह की बात हो रही है, इसलिए उसकी संभावना 2 है। और फिर कुल पत्ता तो हम जान रहे हैं वो 52 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये रेड कलर के बादशाह के निकलने की संभावना ये उसकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, और वो हमारा 2, और ये टोटल NS वो हमारा 52, तो इसको काट देते 26 दूनी 52, और ये PE ये मान हमारा 1/26, यानी कि बादशाह लाल रंग के बादशाह निकालने की ट्रैक का यही होगा 1/26, ही हमारा आंसर हुआ। और यहाँ पर एक चीज बोलते चलें कि अगर डिटेल में हर क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे आप जाकर सारे क्वेश्चन को डिटेल में देख सकते हैं आप।